नमस्कार। आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने वाले हैं जिसने सच में लाखों लोगों की जिंदगी बदली है। स्टीफन कोवी की प्रभावी लोगों की 7 आदतें। हाँ, बिल्कुल। बहुत ही प्रभावशाली किताब है ये। हमारे पास इसका एक सार है और आज कोशिश करेंगे कि इन 7 आदतों के पीछे का जो निचोड़ है उसे समझें। कैसे ये हमें सिर्फ कामयाब नहीं बल्कि सही मायनों में प्रभावी बना सकती हैं, पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल। बिल्कुल। और देखिए, शुरू करने के लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है, जैसा आपने कहा कि कोवी सिर्फ टिप्स या ट्रिक्स की बात नहीं कर रहे हैं। वो जिसे व्यक्तित्व नैतिकता कहते हैं, मतलब बाहरी दिखावा, टेक्निक्स, उसकी बजाय वो चरित्र नैतिकता पर जोर देते हैं। चरित्र नैतिकता मतलब वो बुनियादी उसूल, जैसे ईमानदारी, जिम्मेदारी, सत्यनिष्ठा। कोवी मानते हैं कि असली टिकाऊ सफलता की जड़ें यहीं होती हैं, सतही चीज़ों में नहीं। हाँ, ये सिर्फ क्या करना है वाली बात नहीं है बल्कि क्या बनना है उस पे ज्यादा फोकस है। और इसी सोच को बदलने को कोवी शुरू में कहते हैं मानसिकता में बदलाव, पैराडाइम शिफ्ट। एकदम सही। पैराडाइम शिफ्ट मतलब दुनिया और खुद को देखने का नजरिया ही बदल देना। और इसी बुनियाद पर वो एक और बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट रखते हैं, पी और पीसी का संतुलन। पी और पीसी ये क्या है? यानी प्रोडक्शन मतलब उत्पादन, वो नतीजे जो हम चाहते हैं, जो हमें चाहिए, और पीसी यानी प्रोडक्शन कैपेसिटी, उत्पादन क्षमता, अच्छा। यानी उन नतीजों को पैदा करने की हमारी काबिलियत, जैसे हमारा स्वास्थ्य, हमारे रिश्ते, हमारा ज्ञान, या कोई मशीन है तो उसकी मेंटेनेंस। ओके, मतलब अगर हम सिर्फ नतीजों यानी पी के पीछे भागते रहे और अपनी क्षमता पीसी का ध्यान नहीं रखा तो हम थक जाएंगे, बर्नआउट हो जाएंगे, मशीन घिस जाएगी। और अगर सिर्फ पीसी पर ही ध्यान देते रहे, मतलब सिर्फ क्षमता बढ़ाते रहे, सीखते रहे, आराम करते रहे और नतीजे नहीं दिए, तो भी बात नहीं बनेगी। हाँ, ये तो है। प्रभावी लोग इन दोनों में एक बैलेंस बना के चलते हैं। सही बात है, ये संतुलन ही शायद प्रभावशीलता की कुंजी है। बिल्कुल। और यहीं से, इसी समझ से पहली आदत की शुरुआत होती है। हाँ, पहली आदत, सक्रिय बने, बी प्रोएक्टिव। सुनने में लगता है बस पहल करना, लेकिन ये उससे कहीं गहरा है ना? बहुत गहरा। इसका मतलब है ये मानना कि हम अपनी जिंदगी के ड्राइवर हैं, यात्री नहीं। हम अपनी परिस्थितियों के गुलाम नहीं हैं, बल्कि अपने चुनाव के मालिक हैं। मतलब हालात चाहे जैसे भी हों, हम कैसे रिएक्ट करते हैं ये हमारे हाथ में है। बिल्कुल, यही कोर आइडिया है। प्रभावी लोग मौसम कैसा है या हालात कैसे हैं या दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, उसको अपने मूड या एक्शन का जिम्मेदार नहीं ठहराते। वो मानते हैं कि हर स्थिति और हमारी प्रतिक्रिया के बीच में ना एक स्पेस होता है। स्पेस? हाँ, एक जगह जहां हम रुक कर चुन सकते हैं कि हमें कैसे रिस्पॉन्ड करना है। और यही हमारी आज़ादी है, हमारी शक्ति है। इसमें कोवी 2 दायरों की बात करते हैं, चिंता का क्षेत्र और प्रभाव का क्षेत्र। अच्छा, सर्कल ऑफ कंसर्न और सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, ये क्या है, थोड़ा और बताइए। देखिए, चिंता का क्षेत्र वो सब कुछ है जिसकी हमें परवाह तो है, लेकिन जिस पर हमारा सीधा कंट्रोल नहीं है, जैसे दुनिया की इकोनॉमी, राजनीति, ट्रैफिक, दूसरे लोग क्या सोचते हैं। हाँ, जिन पर हम सिर्फ चिंता कर सकते हैं। बिल्कुल। दूसरी तरफ प्रभाव का क्षेत्र वो है जिसे हम सीधे तौर पर बदल सकते हैं। हमारी आदतें, हमारी पढ़ाई, हमारा व्यवहार, हम काम कैसे करते हैं, हम लोगों से कैसे बात करते हैं। ओके। अब जो प्रतिक्रियाशील यानी रिएक्टिव लोग होते हैं ना, वो अपनी सारी एनर्जी चिंता के क्षेत्र में लगाते हैं, शिकायत करते हैं, दूसरों को दोष देते हैं। जबकि जो सक्रिय लोग हैं, वो अपनी ऊर्जा और समय प्रभाव के क्षेत्र पर लगाते हैं, उन चीजों पर जिन्हें वो सच में कंट्रोल या प्रभावित कर सकते हैं। ये तो बहुत बहुत प्रैक्टिकल बात है। मतलब अपनी एनर्जी वहीं लगाओ जहां कुछ बदलाव ला सको। व्यर्थ की चिंता में क्यों पड़ना? एग्जैक्टली। और शायद इसीलिए कोवी रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब प्रतिक्रिया चुनने की योग्यता, इसकी बात करते हैं। बिल्कुल। किसी ने कुछ कहा या कुछ बुरा हुआ और हमने तुरंत फट पड़े गुस्से में या निराश हो गए, ये है प्रतिक्रियाशील होना। सक्रिय व्यक्ति उस पल में रुकता है, सोचता है और अपने मूल्यों के आधार पर अपनी प्रतिक्रिया चुनता है। भाषा का भी इसमें रोल बताया शायद। हाँ, बहुत बड़ा रोल है। प्रतिक्रियाशील भाषा होती है, मैं कुछ नहीं कर सकता, उसने मेरा मूड खराब कर दिया, अब तो ये करना ही पड़ेगा, मजबूरी वाली भाषा। जबकि सक्रिय भाषा है, मैं देखता हूँ क्या विकल्प हैं, मैं अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकता हूँ, मैं ये करना चुनता हूँ। इसमें चुनाव झलकता है। समझ गया।
तो मूल बात यह है कि सक्रियता हमें वो बेचारा या विक्टिम वाली मानसिकता से निकालकर अपने जीवन का एक तरह से कहें तो निर्माता बनाती है। बिल्कुल, ये पहली और सबसे बुनियादी आदत है, इसी पर बाकी सब टिकता है। सही। और जब आप अपने जीवन की बागडोर अपने हाथ में ले लेते हैं, मतलब आदतें एक अपना ली, तो फिर अगला सवाल आता है कि भाई जाना कहाँ है। हाँ बिल्कुल, यहीं से दूसरी आदत आती है। दूसरी आदत, अंत को ध्यान में रखकर शुरू करें। बिगिन विद द एंड इन माइंड। मतलब कोई भी काम, कोई भी दिन या अपना पूरा जीवन ही शुरू करने से पहले यह तय करना कि आपकी मंजिल क्या है। हाँ, आपके सिद्धांत क्या है, आप किस चीज के लिए याद किए जाना चाहते हैं। क्योंकि अगर ये पता नहीं तो फिर कितनी भी तेज भाग लो, क्या फायदा। हो सकता है गलत दिशा में जा रहे हो। एकदम। कोवी इसे समझाने के लिए एक बहुत पावरफुल एक्सरसाइज बताते हैं। वो कहते हैं, कल्पना कीजिए कि आप अपने अंतिम संस्कार में हैं, चुपचाप पीछे बैठे देख रहे हैं। ओह, लोग आपके बारे में क्या कह रहे होंगे, आपका परिवार, दोस्त, सहकर्मी, आप क्या सुनना चाहेंगे कि वो कहें। ये सोच हमें सीधा हमारे गहरे मूल्यों और प्राथमिकताओं तक ले जाती है। ये तो काफी गहरा सोचने पर मजबूर करता है। हाँ, और इसी के आधार पर वो कहते हैं अपना व्यक्तिगत मिशन वक्तव्य बनाओ, पर्सनल मिशन स्टेटमेंट। ये एक तरह का आपका निजी संविधान है। पर्सनल मिशन स्टेटमेंट, ये सुनने में थोड़ा भारी लगता है। क्या ये मुश्किल नहीं होता बनाना? हाँ, इसमें समय लगता है, विचार करना पड़ता है, लेकिन ये एक ऐसा निवेश है जो बहुत फायदेमंद है। ये सिर्फ लक्ष्यों की लिस्ट नहीं है, बल्कि ये बताता है कि आप कौन हैं, आपके सिद्धांत क्या हैं, आप जीवन में क्या करना चाहते हैं। ये आपको फैसले लेने में मदद करता है। ये कंपास की तरह है। कंपास, सही दिशा दिखाने वाला। बिल्कुल। और इसी संदर्भ में कोवी लीडरशिप और मैनेजमेंट का फर्क बताते हैं, जो बहुत दिलचस्प है। हाँ, वो क्या है? वो कहते हैं मैनेजमेंट है चीजों को सही ढंग से करना, एफिशिएंसी, मतलब सीढ़ी को कुशलता से चढ़ना, जबकि लीडरशिप है सही चीजें करना, इफेक्टिवनेस, मतलब पहले ये पक्का करना कि सीढ़ी सही दीवार पर लगी भी है या नहीं। अरे वाह, क्या उदाहरण है। मतलब पहले दिशा तय करो, लीडरशिप, आदत 2, फिर उस पर कुशलता से चलो, मैनेजमेंट। बिल्कुल। आदत 2 पूरी तरह से लीडरशिप के बारे में है, अपनी जिंदगी की दिशा तय करना। और इसमें हमारी कल्पना और विवेक का क्या रोल बताया है? इमेजिनेशन और कॉन्शाइंस। कल्पना हमें ये देखने में मदद करती है कि हम क्या बन सकते हैं, हमारे अंदर क्या क्षमताएं हैं, क्या संभावनाएं छिपी हैं। और विवेक, हमारी अंतरात्मा की आवाज, वो हमें हमारे अंदर के नैतिक कंपास से जोड़ता है। ये बताता है कि क्या सही है, क्या हमारे सिद्धांतों के हिसाब से ठीक है। अच्छा। इन दोनों का इस्तेमाल करके ही हम एक सार्थक अंत यानी मंजिल तय कर सकते हैं और फिर उस दिशा में बढ़ सकते हैं। तो आदत 2 हमें बस रिएक्ट करते रहने से बचाकर एक सोचा समझा उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने की तरफ ले जाती है। अच्छा, अब जब दिशा तय हो गई आदत 2, तो रोज की जो भागदौड़ है उसमें उस दिशा में बढ़ें कैसे? बहुत कुछ होता है करने को। यहीं पर शायद तीसरी आदत काम आती है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। तीसरी आदत है प्राथमिकता तय करें, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। ये आदत 2 का एक्शन प्लान है, उसका प्रैक्टिकल रूप। मतलब ये टाइम मैनेजमेंट के बारे में? टाइम मैनेजमेंट से ज्यादा ये सेल्फ मैनेजमेंट है, क्योंकि टाइम तो उतना ही है सबके पास। सवाल ये है कि हम उसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। ये आदत इस बारे में है कि हम अपनी तय की हुई प्राथमिकताओं पर अमल कैसे करें, खासकर तब जब 1000 चीजें हमारा ध्यान खींच रही हो। हाँ, ये तो रोज की कहानी है। और इसके लिए कोवी का वो बहुत फेमस टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स है ना, 4 क्वाड्रेंट वाला। हाँ, वो बहुत ही उपयोगी टूल है। इसमें कामों को 2 पैमानों पर देखा जाता है। एक है जरूरी, अर्जेंट, और दूसरा है महत्वपूर्ण, इम्पॉर्टेंट। हाँ। तो 4 क्वाड्रेंट बनते हैं। क्वाड्रेंट 1 ये है जरूरी और महत्वपूर्ण, जैसे कोई संकट आ गया, कोई डेडलाइन का ली है, कोई बहुत जरूरी मीटिंग, इन्हें तो करना ही पड़ता है। लेकिन अगर हम हमेशा यहीं फंसे रहें तो बस आग बुझाते रहते हैं, तनाव में रहते हैं। स्ट्रेस वाला जोन है। बिल्कुल। क्वाड्रेंट 2 ये है गैर जरूरी लेकिन महत्वपूर्ण। यही है प्रभावशीलता का असली क्षेत्र। अच्छा, गैर जरूरी पर महत्वपूर्ण। जैसे योजना बनाना, रिश्ते निभाना, नए अवसर ढूंढना, व्यायाम करना, कुछ नया सीखना, तैयारी करना। ये चीजें एकदम से चिल्लाती नहीं है कि मुझे अभी करो, इसलिए अक्सर टल जाती हैं।
ओके। पर यही हमारी लॉन्ग टर्म सफलता और खुशी का आधार है। बात तो सही है। क्वाड्रेंट 3 हम्म, ये है जरूरी लेकिन गैर महत्वपूर्ण। ये बड़ा धोखेबाज क्वाड्रेंट है। धोखेबाज? कैसे? क्योंकि इसमें वो काम आते हैं जो लगते जरूरी हैं, जैसे फोन बज रहा है, कोई ईमेल आ गया, कोई अचानक मिलने आ गया, पर वो हमारे असली लक्ष्यों के लिए महत्वपूर्ण नहीं होते। अक्सर ये दूसरों की प्राथमिकताएं होती हैं जो हम पर थोप दी जाती है। यहाँ ना कहना सीखना बहुत जरूरी है। ओहो, हाँ, ये होता है। हम दूसरों के अर्जेंट कामों में उलझ जाते हैं। बिल्कुल। और क्वाड्रेंट 4 ये है गैर जरूरी और गैर महत्वपूर्ण। ये तो सीधी सीधी समय की बर्बादी है। बेकार की नेट सर्फिंग, बहुत ज्यादा टीवी देखना, गॉसिप करना। प्रभावी लोग इसे लगभग खत्म ही कर देते हैं। तो मतलब असली फोकस क्वाड्रेंट 2 पर होना चाहिए, वो काम जो महत्वपूर्ण हैं पर जरूरी नहीं लगते। एग्जैक्टली। लेकिन ये मुश्किल लगता है क्योंकि क्वाड्रेंट 1 और 3 की आवाज ज्यादा तेज होती है, वो ज्यादा ध्यान खींचते हैं। बिल्कुल। इसे जरूरत की तानाशाही कहते हैं। अर्जेंट चीजें हमें महत्वपूर्ण चीजों से भटका देती हैं, लेकिन प्रभावी लोग प्रोएक्टिव होते हैं, वो रिएक्टिव नहीं। वो क्वाड्रेंट 2 को प्राथमिकता देते हैं। वो कैसे करते हैं? वो योजना बनाते हैं, हफ्ते की प्लानिंग करते हैं, वो समस्याओं को आने से पहले रोकने पर काम करते हैं, अवसर बनाने पर काम करते हैं, अपनी क्षमता बढ़ाने पर काम करते हैं। वो रोजमर्रा के कामों को अपनी गहरी प्राथमिकताओं आदत 2 से जोड़ते हैं। समझ गया। तो आदत 3 हमें सिर्फ बिजी रहने के बजाय सचमुच प्रोडक्टिव और प्रभावी बनाती है। अच्छा, ये जो पहली 3 आदतें हैं, सक्रिय बनना, अंत तय करना और प्राथमिकता देना, ये सब जैसे अपने अंदर बदलाव लाने वाली हैं। हाँ बिल्कुल, कोवी इन्हें निजी जीत कहते हैं। ये आत्मनुशासन, आत्मनियंत्रण और चरित्र निर्माण की आदतें हैं, सेल्फ मास्टरी, इंडिपेंडेंस की तरफ ले जाती हैं। बिल्कुल। जब हम इनमें मजबूत हो जाते हैं, तभी हम दूसरों के साथ प्रभावी ढंग से काम करने के लिए तैयार होते हैं। यहीं से सार्वजनिक जीत, पब्लिक विक्ट्री की आदतें शुरू होती हैं, इंटरडिपेंडेंस की ओर। और उसकी शुरुआत होती है चौथी आदत से। चौथी आदत, जीत जीत सोचें, थिंक विन विन। ये थोड़ा स्वादी नहीं लगता? मतलब हर स्थिति में ऐसा सोचना कि सबका भला हो। सुनने में लग सकता है, पर यह बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच है। इसका मतलब है हर बातचीत में, हर रिश्ते में ऐसा समाधान खोजना जिससे जुड़े हुए सभी पक्षों को फायदा हो। ये जिंदगी को एक मुकाबले की तरह नहीं, बल्कि सहयोग के मैदान की तरह देखना है। लेकिन अक्सर तो लगता है कि या तो मैं जीतूंगा या वो, विन लूज वाली स्थिति। हाँ, कोवी मानवीय संपर्क के 6 तरीके बताते हैं। विन, लूज, जीत, हार। मैं जीतूं, तुम हारो, ये मुकाबला, पोजीशन, पावर वाली सोच है। 2, लूज विन, हार जीत। तुम जीतो, मैं हार जाऊं। ये अक्सर दूसरों को खुश करने या टकराव से बचने के लिए होता है। इसमें हम दब जाते हैं। तीसरा, लूज लूज, हार हार, दोनों ही हारें। ये तब होता है जब 2 विन लूज वाले लोग टकराते हैं। दुश्मनी, बदला, नतीजा यही होता है। चौथा, विन, जीत, बस मैं जीतूं, दूसरे का क्या होता है मुझे परवाह नहीं। ये भी स्वार्थी सोच है। विन विन, जीत जीत, ऐसा रास्ता निकाले कि हम दोनों जीतें। ये आपसी सम्मान और फायदे पर आधारित है। अच्छा, ये क्या है विन विन और नो डील? इसका मतलब है कि अगर हम दोनों के लिए फायदेमंद यानी विन विन वाला समाधान नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो बेहतर है कि हम सहमत ना हों। हम सम्मानपूर्वक उस सौदे या स्थिति से पीछे हट जाएं। जबरदस्ती विन लूज या लूज विन करने से बेहतर है। इससे कम से कम रिश्ता तो बचा रहता है। हाँ, ये तो काफ़ी मैच्योर अप्रोच है। मतलब ज़रूरी नहीं कि हर बार विन विन हो ही, लेकिन हम कम से कम एक तरफा या नुकसान वाले समझौते से बच सकते हैं। पर क्या ये हमेशा मुमकिन है? कभी कभी तो लगता है दुनिया में चीज़ें लिमिटेड हैं, पाए छोटी है, एक को मिलेगा तो दूसरे को नहीं मिलेगा। ये सोच कि सब कुछ लिमिटेड है, इसे कोवी कमी मानसिकता, स्कैर्सिटी मेंटालिटी कहते हैं। कि अगर किसी और को सफलता मिली, पहचान मिली, तो मेरे लिए कम हो गया। इसके बिल्कुल उलट वो प्रचुरता मानसिकता की बात करते हैं। प्रचुरता मानसिकता? हाँ, ये विश्वास कि सबके लिए बहुत कुछ है, मौके, सफलता, खुशियां, ये सीमित नहीं है और सहयोग से हम मिलकर पाई को और बड़ा बना सकते हैं। विन विन सोच इसी प्रचुरता मानसिकता से आती है। ये सिर्फ एक टेक्निक नहीं है, ये रिश्तों को देखने का एक नजरिया है, एक फिलॉसफी है। इसमें हिम्मत भी चाहिए और दूसरों का ध्यान रखना भी।
तो ये आदत लॉन्ग टर्म रिश्तों में विश्वास बनाने और सहयोग करने पर जोर देती है, ना कि शॉर्ट टर्म फायदे पर। अच्छा, अगर हमें विन विन समाधान तक पहुंचना है तो ये बहुत जरूरी होगा कि हम दूसरे पक्ष को ठीक से समझें, उनकी जरूरतें क्या हैं, वो क्या चाहते हैं। बिल्कुल, आपने एकदम सही पॉइंट पकड़ा। और यहीं से पांचवी आदत आती है, जो शायद कम्युनिकेशन की सबसे सबसे शक्तिशाली आदत है। पहले समझें, फिर समझाएं। सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड, देन टू बी अंडरस्टूड। पहले समझें, फिर समझाएं। सुनने में तो बहुत सीधा लगता है। हाँ, सीधा लगता है, पर करने में शायद सबसे मुश्किल आदतों में से एक है ये। क्योंकि हम सब अपनी बात कहने के लिए इतने उतावले रहते हैं, या फिर हम सुनते भी हैं तो इसलिए कि जवाब क्या देना है या अपनी बात कैसे रखनी है। सच में समझने के इरादे से कम ही सुनते हैं। हाँ, ये तो है। हम बस मौके का इंतजार करते हैं कि कब अपनी बात कहें। बिल्कुल, ज्यादातर लोग 4 लेवल पर सुनते हैं। या तो वो इग्नोर करते हैं, या सुनने का नाटक करते हैं, या सिलेक्टिव सुनते हैं, सिर्फ वो जो सुनना चाहते हैं, या फिर ध्यान से सुनते हैं पर अपने नजरिए से। कोवी 5वीं लेवल की बात करते हैं, सहानुभूतिपूर्ण श्रवण, एम्पैथेटिक लिसनिंग। एम्पैथेटिक लिसनिंग, ये क्या है? ये सिर्फ कान से सुनना नहीं है, ये दिल और दिमाग से सुनना है। ये दूसरे व्यक्ति की फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जाने की कोशिश करना है, उसके नजरिए को समझना, उसकी भावनाओं को महसूस करना, उसके शब्दों के पीछे छिपे असली मतलब को पकड़ने की कोशिश करना है, बिना जज किए, बिना सलाह दिए, बिना अपनी कहानी सुनाए। वाह, ये तो काफी ध्यान और प्रैक्टिस मांगता होगा। हाँ बिल्कुल, लेकिन इसका असर जादू जैसा होता है। जब आप किसी को सच में गहराई से समझते हैं ना, तो आप उसे एक तरह की मनोवैज्ञानिक हवा देते हैं। मनोवैज्ञानिक हवा? हाँ, मतलब उसे लगता है कि हाँ, किसी ने मेरी बात सुनी, मुझे समझा। इससे विश्वास बनता है, उसका डिफेंसिव रवैया कम होता है और वो ज्यादा खुलता है। और जब उसे लगता है कि आपने उसे समझ लिया है, तभी वो आपकी बात सुनने और समझने के लिए तैयार होता है। अच्छा। कोवी इसे भावनात्मक बैंक खाता बनाने जैसा कहते हैं। हर बार जब आप सहानुभूति से सुनते हैं, आप उस रिश्ते के बैंक खाते में विश्वास और समझ का डिपॉजिट कर रहे हैं। और जब खाता भरा होता है, तभी आप प्रभावी ढंग से अपनी बात रख सकते हैं। यानी फिर समझाएं वाला हिस्सा काम करता है। समझ गया। मतलब समझने की कोशिश करना ही अपने आप में प्रभाव डालने का एक तरीका है। इससे गलतफहमियां कम होती हैं, रिश्ते गहरे होते हैं। कमाल की आदत है ये। अब जब हमने एक दूसरे को समझ लिया है, आदत 5, और हम विन विन भी चाहते हैं, आदत 4, तो मिलकर कुछ नया, कुछ बेहतर कैसे बनाएं? बहुत अच्छा सवाल। यही छठी आदत आती है, तालमेल बिठाएं, सिनर्जाइज। सिनर्जी का सीधा सा मतलब है कि पूरा जो है वो अपने अलग अलग हिस्सों के जोड़ से बड़ा होता है। 1 + 1 = 3 जैसा। हाँ, 3 या 100 या 100। ये रचनात्मक सहयोग का सिद्धांत है। ये सिर्फ समझौता, कॉम्प्रोमाइज नहीं है। समझौते में तो अक्सर दोनों पक्ष कुछ ना कुछ खोते हैं, शायद 1 + 1 डेढ़ ही रह जाता है। सिनर्जी में मिलकर कुछ ऐसा नया और बेहतर बनता है जो अकेले कोई सोच भी नहीं सकता था। ये होता कैसे है? मतलब सिनर्जी पैदा कैसे होती है? इसके मूल में है मतभेदों को महत्व देना, वैल्यूइंग डिफरेंसेस। जब हम ये मानते हैं कि हर इंसान दुनिया को अलग नजरिए से देखता है और ये जो मतभेद हैं ये हमारी कमजोरी नहीं बल्कि हमारी ताकत है, तभी सिनर्जी मुमकिन है। मतभेदों को ताकत मानना। आमतौर पर तो हम मतभेदों से बचते हैं या उन्हें खत्म करने की कोशिश करते हैं। हाँ, पर सोचिए, अगर दो लोग बिल्कुल एक जैसा सोचते हैं तो उनमें से एक की जरूरत नहीं है, है ना? अलग अलग नजरिए, अलग अनुभव, अलग ताकतें, ये सब जब साथ मिलते हैं तो किसी भी समस्या को ज्यादा अच्छी तरह से समझा जा सकता है और नए क्रिएटिव समाधान खोजे जा सकते हैं। इसके लिए ऊंचे लेवल का विश्वास और खुलापन चाहिए, जो पिछली आदतों, खासकर आदत 4 विन विन और 5 पहले समझें से बनता है। क्या आप इसका कोई उदाहरण दे सकती हैं सिनर्जी का, समझौते से अलग? बिल्कुल। मान लीजिए एक टीम में 2 लोग हैं। एक बहुत क्रिएटिव है, बड़े बड़े आइडिया सोचता है, पर डिटेल्स में थोड़ा कमजोर है। दूसरा व्यक्ति बहुत प्रैक्टिकल है, डिटेल्स पर बहुत ध्यान देता है, पर शायद बड़े नए आइडिया सोचने में हिचकता है। हाँ, ऐसी टीमें होती हैं। अब समझौता ये होगा कि वो बीच का रास्ता निकाले। शायद एक ठीक-ठाक सा आइडिया ले जिसे लागू करना आसान हो। दोनों ने कुछ पाया, कुछ छोड़ा।
लेकिन सिनर्जी तब होगी जब वो एक दूसरे के अंतर को समझे और उसकी कदर करें। पहला व्यक्ति खुलकर अपने क्रेजी आइडियाज बताए और दूसरा अपनी प्रैक्टिकल सोच से उसे परखें, उसे बेहतर बनाए, उसकी कमियों को दूर करने में मदद करे। मिलकर वो शायद ऐसा कुछ बना ले जो ना तो पहला अकेले सोच पाता, ना दूसरा अकेले कर पाता। वो 1+1=3 या उससे ज्यादा वाली बात हो गई। बहुत बढ़िया उदाहरण, समझ गया। तो सिनर्जी हमें सिखाती है कि डाइवर्सिटी में ताकत है और टीम वर्क से हम सच में कुछ असाधारण कर सकते हैं। ये इनोवेशन की कुंजी है। अच्छा, अब हमने निजी जीत की 3 आदतें 1 to 3 और सार्वजनिक जीत की 3 आदतें 4 से 6 देख ली। लेकिन इस सब को, मतलब इस प्रभावशालीता को बनाए रखने के लिए क्या चाहिए? कहीं हम थक न जाएं ये सब करते करते? ये बहुत ही जरूरी सवाल है और इसका जवाब है 7वीं और आखिरी आदत, आरी तेज करें, शार्पन द सॉ। ये नवीनीकरण यानी रिन्यूअल की आदत है। आरी तेज करें, ये नाम कैसे पड़ा? कोवी एक लक्कड़हारे की कहानी सुनाते हैं जो घंटों से एक पेड़ काटने की कोशिश कर रहा है। वो बहुत थक गया है, पसीने पसीने है, पर पेड़ कट नहीं रहा। कोई उसे आकर कहता है, भाई थोड़ी देर रुककर अपनी आरी तेज क्यों नहीं कर लेते? तो वो जवाब देता है, अरे मेरे पास टाइम कहाँ है आरी तेज करने का, मुझे पेड़ काटना है। हाँ, ये तो हम सब करते हैं। हम काम में इतने उलझ जाते हैं कि खुद को रिचार्ज करना, अपनी आरी तेज करना भूल जाते हैं। नतीजा ये है कि हमारी क्षमता कम होती जाती है, हम कम प्रभावी होते जाते हैं और थक जाते हैं। इसलिए 7वीं आदत कहती है कि अपनी सबसे बड़ी संपत्ति यानी खुद को नियमित रूप से नवीनीकरण करना जरूरी है। तो ये आरी तेज करने के, मतलब नवीनीकरण के कौन से तरीके हैं? कोविड 4 मुख्य आयामों यानी डायमेंशंस में नियमित नवीनीकरण पर जोर देते हैं। पहला है शारीरिक यानी फिजिकल। इसमें आता है सही व्यायाम करना, पौष्टिक भोजन खाना, पर्याप्त आराम लेना और तनाव को मैनेज करना, अपने शरीर का ध्यान रखना। हाँ, ये तो बेसिक है पर बहुत जरूरी, बिल्कुल। दूसरा है मानसिक, मेंटल। इसमें आता है पढ़ना, सीखना, लिखना, योजना बनाना, विजुअलाइज करना, नई चीजें सोचना, अपने दिमाग को तेज रखना, उसे चैलेंज करते रहना। दिमाग की कसरत। हाँ। तीसरा है सामाजिक भावनात्मक, सोशल इमोशनल। ये हमारे रिश्तों से जुड़ा है। इसमें आता है दूसरों की सेवा करना, सहानुभूति दिखाना, आदत 5, दूसरों के साथ सिनर्जी बनाना, आदत 6, रिश्तों में भावनात्मक बैंक खाते में डिपॉजिट करना, अपने रिश्तों को सींचना। बिल्कुल। चौथा है आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल। ये हमारे कोर, हमारे केंद्र से जुड़ा है। इसमें आता है अपने मूल्यों को स्पष्ट करना और उनसे जुड़ना, आदत 2, प्रकृति में समय बिताना, ध्यान या प्रार्थना करना, अच्छा साहित्य या संगीत सुनना, जो भी आपको प्रेरणा और शांति दे। तो ये चारों, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक, चारों जरूरी हैं। हाँ। ऐसा नहीं कि एक कर लिया तो काफी है। नहीं, बिल्कुल नहीं। कोवे कहते हैं कि ये चारों आपस में जुड़े हुए हैं और इनमें संतुलन बहुत जरूरी है। किसी एक को नजरअंदाज करने से बाकी पर भी असर पड़ता है। संतुलित नवीनीकरण ही हमें बाकी 6 आदतों को लगातार जीने की ऊर्जा और क्षमता देता है। ये आदत एक तरह से बाकी सभी आदतों को सपोर्ट करती है, उन्हें संभव बनाती है। एग्जैक्टली। ये बर्नआउट से बचाती है, हमारी प्रभावशीलता को बनाए रखती है और हमें लगातार बेहतर बनने, ऊपर उठने वाले रास्ते पर रखती है। तो अगर हम संक्षेप में देखें एक बार फिर से, पहली 3 आदतें सक्रिय बने, अंत को ध्यान में रखकर शुरू करें, प्राथमिकता तय करें, ये हमें निर्भरता से स्वतंत्रता की ओर ले जाती हैं। ये सेल्फ मास्टरी है। सही, ये निजी जीत है। और अगली 3 आदतें, जीत जीत सोचें, पहले समझें फिर समझाएं, तालमेल बिठाएं, ये हमें स्वतंत्रता से अंतर्निर्भरता की ओर ले जाती हैं। ये टीम वर्क, सहयोग, कम्युनिकेशन की आदतें हैं। बिल्कुल, ये सार्वजनिक जीत है। और 7वीं आदत, आरी तेज करें, ये इन सबको सस्टेन करती है, रिन्यू करती है। एकदम सही कहा आपने। ये पूरी प्रक्रिया को निरंतर बनाए रखती है और कोवी का जो मुख्य संदेश है वो यही है कि सच्ची प्रभावशीलता अंदर से बाहर की ओर आती है। ये सिद्धांतों पर आधारित होती है, तकनीकों या शॉर्टकट्स पर नहीं। ये एक लगातार चलने वाली विकास की यात्रा है। इसमें P यानी उत्पादन और PC यानी उत्पादन क्षमता के बीच संतुलन साधना बहुत बहुत जरूरी है। वाकई इन 7 आदतों को सिर्फ जानना नहीं बल्कि अपने जीवन में उतारने की कोशिश करना,
ये सिर्फ सफलता पाने का तरीका नहीं लगता, बल्कि एक ज्यादा संतुलित, सार्थक और सही मायनों में प्रभावी जीवन जीने का रास्ता खोल सकता है। बिल्कुल। आज हमने स्टीफन कोवी की किताब प्रभावी लोगों की 7 आदतें के सार पर ये काफी गहरी बातचीत की। और कमाल की बात है कि ये सिद्धांत आज भी उतने ही रिलेवेंट लगते हैं ना? हाँ बिल्कुल, ये टाइमलेस प्रिंसिपल्स हैं। और जाते जाते शायद एक सवाल हम सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। हाँ जरूर। कि इन 7 आदतों में से वो कौन सी एक आदत है, सिर्फ एक, जिस पर अगर कोई आज से ही काम करना शुरू करे तो उसकी जिंदगी के बाकी हिस्सों पर सबसे ज्यादा पॉजिटिव असर पड़ सकता है। ये तो सोचने वाली बात है। हाँ, इसका जवाब शायद हर किसी के लिए अलग होगा, उनकी अपनी स्थिति, उनकी चुनौतियों के हिसाब से। पर यह सोचना दिलचस्प है कि अपनी प्रभावशीलता की यात्रा कहाँ से शुरू करना सबसे ज्यादा फायदेमंद हो सकता है।